चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। ये रहे आपकी, निहार लीजिए अपनी बुक को, ताड़ लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ये है आपका पार्ट 1। उस पूनम गांधी वो रिफ्रेशर है, ये एनसीईआरटी। ये है पार्ट 2। ये है आपकी क्या, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। आई नहीं टी है, नीचे लाइन खींच दी हमने थोड़ी। देखो, ये आपका सिलेबस सीबीएसई का। पार्ट 1 टोटल कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। पार्ट 2 कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। जब 50 मार्क्स की किताब है, ये वाली किताब 30 मार्क्स की। 20 मार्क्स कहां से मिलेंगे? प्रोजेक्ट से। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है। पहले इस पार्ट में 8 चैप्टर्स है। टोटल 8 चैप्टर्स है, और इसमें टोटल मिला के 4 चैप्टर्स है। ठीक है, पहले भी बता चुका आपको कई बार, 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया। पेपर आपका 80 मार्क्स का जो आता है, उसमें से 45 से लेकर 55 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो आते हैं, वैल्यू बेस्ड थॉट्स केस स्टडीज में आते हैं। मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोई उम्मीद मत लगाना डायरेक्ट क्वेश्चन की। मैंने कैलकुलेट जो किया है, मैक्सिमम टाइम कितना मिला मेरे को? 48 मार्क्स के। तो हम 80 में से 48 मार्क्स के आपको केस स्टडी से, बाकी 32 मार्क्स जो बचे हुए मार्क्स के हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो हमें यहाँ पे फोकस किस पर करना है? फोकस हमारा रहना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमसे सारी चीजें बन जाएंगी। मंगी का मत करना, मतलब रट्टू तोता वाले काम नहीं करने हैं। टारगेट 90+, ये मत भूलना। पढ़ना कैसे इसका? पहले स्कूल टीचर से पढ़ लो, हमसे पढ़ लो, किससे कहीं से भी पढ़ लो। एक बार पढ़ने के बाद, और अगर खुद पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले एक बार पढ़ लो। टीचर से पढ़ने के बाद, टीचर से पढ़ते समय पेन कॉपी हाथ में, नोट्स बनाते जाओ। जो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अपनी पेन कॉपी में नोट करते जाओ। फिर रिफ्रेशर पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ो। हमेशा ही रेफरेंस बुक पढ़ने से पहले होता है एनसीईआरटी पढ़ो बिजनेस के लिए। और रेफरेंस जैसे ही एनसीईआरटी का वो टॉपिक पढ़ लिया, फिर तुरंत ही उसको रेफरेंस बुक से भी पढ़ लो। जैसे मैंने आज पढ़ा है, मान लो मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग, उसको पहले एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद फिर रेफरेंस बुक से पढ़ो, दोनों से पढ़ लो। और फिर जाके अपने खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स में डायग्राम्स, एग्जांपल्स, इमोजीज का यूज करो, और फिर उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करो। ये सिंपल सी ट्रिक है सॉल्व करने की, पढ़ने का। तब जाके आपसे बन पाएगा। उसके बाद रिवीजन करना है, डेली का रिवीजन करना होता है। आज पढ़ रहे हो, आज पहले दिन पढ़ लिया, कल जब पढ़ने बैठोगे घर में दूसरा टॉपिक, तो आज वाला टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना। परसों पढ़ने बैठोगे तो कल वाला रिवाइज कर लेना। और नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठे हो तो बैठो, उससे एक दिन पहले क्या पढ़ा वो पूरा रिवाइज करते चलो। फिर एक दिन फिक्स कर लो हफ्ते में, पूरे हफ्ते में जो पढ़ा वो एक साथ रिवाइज कर लो। पूरे हफ्ते भर में जो पढ़ा, ऐसे एक दिन महीने का फिक्स कर लो। ऐसे 3 महीने बाद देख लेना, कोई छुट्टी उट्टी मिले तो एक बार फिर से पूरी बुक रिवाइज कर डालो। तो ऐसे हर टॉपिक को अगर 4 बार रिवाइज कर लोगे तो भूलेगा नहीं, और परमानेंटली दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। सर अकाउंट में सर फिर से अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे बिल्कुल, टीएस ग्रेवाल। आज कैसे? हाँ, तो कल फिर से सीखना है। नहीं नहीं वो नहीं, वहां पे सिर्फ थ्योरी पढ़, कॉन्सेप्ट पढ़ लो कैसे है, वहां पे प्रैक्टिकल दोबारा नहीं सॉल्व करना। 3D एप्पल क्या? 3D एप्पल अब 3D एप्पल रहने दो। हाँ, जहाँ पे अकाउंट जो आपको लगानी है वो लगानी पड़ती है, टीएस ग्रेवाल 2 बार लगा लेना, एक बार एनसीईआरटी लगा लेना, एक बार कोई और बुक लगा लेना। एनसीईआरटी का नाम यानी कि वाला जानी हाँ, स्कूल में जब बस। स्कूल। ठीक है, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये वाला एप्पल था। माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, गूगल, amazon, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये एक ही कंपनी है। ये क्या है? दीज आर द टॉप लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां हैं। नंबर 1 पे अभी भी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यही आगे रहती है। अमेजोन टॉप 3 यही है। फोर पे ये है लिस्ट, ये पुरानी लिस्ट है, अपडेट हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे, एप्पल नंबर 1 पे है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अल्फाबेट, अल्फाबेट गूगल है, अल्फाबेट गूगल की कंपनी। हाँ, गूगल है अल्फाबेट। फिर ब्रिक्सशेयर हार्डवे, फेसबुक, अलीबाबा, टेंसेंट होल्डिंग, आपका पबजी, पबजी की कंपनी, पबजी जिस कंपनी ने बनाई है वो टेंसेंट होल्डिंग है, चाइना की कंपनी है। जेपी मॉर्गन, जॉनसन एंड जॉनसन, कौन लगाता है जॉनसन बेबी? हाँ शिबू,
वीजा, ये सारी कंपनी दुनिया की टॉप कंपनीज है। अच्छा, जिस लिस्ट में अगर तुम पहुंचोगे 67 नंबर पे, तो मिलेगी इंडिया की तुम्हें पहली कंपनी रिलायंस। 69 पे पहुंचोगे तो मिलेगी टाटा। अब सोचो इंडिया की हालत कहाँ पे चलेगी। टॉप 50 कंपनीज में भी इंडिया की कोई कंपनी नहीं है, और टॉप 10 कंपनीज में भी चाइना की 2 कंपनी है, अलीबाबा एंड टेंसेंट होल्डिंग। टॉप 10 में 2, बाकी ये सब हाँ, क्या बस उसी की वजह से हम लोग पीछे हो गए। हाँ, इंडस्ट्रीज आगे तक कहाँ पहुंचते। सर अभी मोदी जी ये जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा स्किल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये सब इसी के लिए है, ये अपने लोकल को ग्लोबल। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये बिजनेस जो थे, इनके कभी टाइम मिले, जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं, इन सबकी स्टार्टिंग की स्टोरी सुनना। ये स्टार्ट कैसे हुए थे। गूगल भी एक छोटे से गराज से शुरू हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट भी एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल छोटे से दुकान से। अमेजोन में बुक बेची जाती थी, बंदा जेफ बेजोस बुक्स बेच बेच के उसने एक छोटी सी दुकान खोली थी। फेसबुक एक छोटा सा एक साइट थी, वेबसाइट थी छोटी सी, जहां पे हॉट और नॉट पिक्चर लगती थी, 2 लोग पिक्चर लगाते थे, एक की अच्छी लगती थी, एक की बुरी लगती थी, कुछ लोगों को अच्छी लगती थी, कुछ लोगों को बुरी। ऐसे करते करते ट्रैफिक बढ़ने लगा, उसने अपने ही दोस्तों के साथ चैटिंग करने की कहानी बना दी, वेबसाइट बना दी, वो इतनी पॉपुलर हो गई, आज दुनिया की टॉप कितनी 6 नंबर की कंपनी बन गई। तो ये हर कंपनी एक छोटे से स्टार्ट हुई है, हर एक बिजनेस, हर एक व्यापार एक छोटे लेवल से स्टार्ट होता है, और वो एक छोटे लेवल से कहां तक पहुंचता है, बड़े लेवल तक पहुंचता है। और एक किसी छोटे व्यापार को बड़े लेवल तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये इंडिया की कुछ टॉप कंपनीज है। नंबर 1 पे रिलायंस, फिर टाटा, फिर एचयूएल, फिर एचडीएफसी, एचयूएल, आईटीसी, एचडीएफसी, ये दूसरा है इन्फोसिस, बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक। यहाँ पे देखना, इनमें से मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करता है, ये करता है, ये तो सर्विसेज ही है, टीसीएस सर्विसेज का। ये इंडस्ट्रीज का काम करता है। सर इस समय तो रिलायंस ग्रो एक करने वाला हाँ कर रहा है, सर, बहुत सारी चीजें उसमें देखा, ये प्रोडक्ट्स बनाता है, ये प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। इसमें से एक ये भी प्रोडक्ट बनाता है, और देखो 10 में से जो 7 कंपनी है वो सर्विसेज। क्या एचयूएल, एचयूएल इंग्लैंड की कंपनी है, लेकिन है तो इंडिया में ना, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, है तो इंडिया में। उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में, इंडिया में जो है रजिस्ट्रेशन, लेकिन ओरिजिनेट जो हुई थी वो वहां से हुई थी, ओरिजिनेट इंग्लैंड से हुई थी, लेकिन फिलहाल तो वो इंडिया में है। इंडिया में उसका वो क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन है, कंपनीज एक्ट उसके इंडिया के फॉलो होते हैं, प्रोडक्शन इंडिया में होता है, इनकम इंडिया में जनरेट, सब कुछ इंडिया में हो रहा है। पेप्सिको नहीं है, टॉप में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। यहाँ पे देखो, टॉप 10 में से 7 कंपनी ऐसी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो 3 ही कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है। तो चलो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी कम है, इंडिया का सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा बूम पे रहता है, इंडिया का सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा ऊपर रहता है। ये फिलहाल इकोनॉमिक्स की बातें हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आ गए थे कि किसी भी एक छोटे से व्यापार को, एक छोटे से व्यापार को एक बड़े लेवल तक ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है। देखो, कोई भी बिजनेस बड़ा करना है तो 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए कैपिटल, और दूसरी चाहिए मैनेजमेंट। जिसके पास ये दोनों चीजें है वो बिजनेस बड़ा हो जाता है। कैपिटल जो होती है वो पहले छोटी सी लगाई जाती है, बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, वही तो क्या कहलाता है, मैनेज करना। जब आप बिजनेस को, एक छोटे से बिजनेस को मैनेज करना सीख जाते हो, और उसी बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करने लगते हो, और अच्छे से हैंडलिंग कर सकते हो, तो वही व्यापार आपका एक छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक पहुंच जाता है, और एक छोटी सी दुकान एक मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम यहाँ पे जो मैनेजमेंट सीख रहे हैं वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीख रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। आपके 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज पूरी की पूरी किस पर बेस्ड है, मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। अगर हमें मैनेजमेंट आ गया तो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं, और मैनेजमेंट की ये बेसिक्स है। अभी ये आपकी समझ लो, जैसे आपकी 11th क्लास अकाउंट्स की बेसिक्स थी, वैसे ये मैनेजमेंट का बेसिक्स आपका 12th क्लास में स्टार्ट हो रहा है। अब शुरू करते हैं यहाँ से चैप्टर 1, इसमें आपका नाम है चैप्टर 1 का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ
मैनेजमेंट, बिजनेस की मैनेजमेंट। क्या क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फीचर्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर पढ़ना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल, सुपरवाइजरी लेवल, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, मीनिंग, फीचर एंड इंपॉर्टेंस, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर? तो आज मैं आपको सब क्या पढ़ाऊंगा? कॉन्सेप्ट बस, मतलब मीनिंग बस, मैनेजमेंट का मीनिंग। ये देखिए मैनेजर क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैनेजर कौन होता है? जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलाता है। देखा होगा बैंक में कुछ मैनेजर इस तरह का दिखता है, बैंक में भी एक मैनेजर होता है। वैसे ही एक होटल मैनेजर होटल को मैनेज करता है जो, और ये अपने देश के मैनेजर, ये अपने देश को मैनेज कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, एक हिसाब से मैनेज ही तो कर रहे हैं, हैंडल ही तो कर रहे हैं। तो यही चीजें जो लोग को कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे होते हैं उसको हम मैनेजर बोलते हैं, और ये कंट्री को मैनेज कर रहे हैं इसलिए इनको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज, मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग things done with the aim of achieving goals with effectively and efficiently। मतलब क्या है? देखो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इनको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पहले वर्ड यूज हुआ कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी काम को करने की, काम दूसरों से करवाना है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी काम को करने की, काम दूसरों से करवाना है, और काम इसलिए करवाने हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। गोल्स ऐसे अचीव करने हैं कि उससे टाइम और कॉस्ट, समय और खर्चा दोनों ही कम से कम लगे। कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट में अपने गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस को क्या बोला गया है? मैनेजमेंट। कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट के अंदर अपने गोल्स दूसरों से अचीव करवाने की कला को मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसी डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट की, मैंने क्या बोला यहां पे यूज किया, पहला वर्ड हाईलाइट क्या है यहाँ पे? प्रोसेस। तो पहले बताता हूं प्रोसेस क्या होती है, एक एक करके डेफिनेशन को तोड़ के देखते हैं। पहली चीज है प्रोसेस। वगैरह नहीं पिलाओ हमें तो भी। सुनो, तो यहाँ पे हर काम को करने का एक सीक्वेंस होता है। आप उस काम को करने की सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते। हमें हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ता है, हर काम को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो जो भी काम हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। सीक्वेंस में जो काम करने को पड़ता है सिस्टमैटिक तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी काम को करने की प्रोसेस। तो जैसे चाय बनाने की एक प्रोसेस होती है, पानी डालो, चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, अदरक पीसो, गैस भी ऑन करनी है, भूल मत जाना। फिर दूध डालो, बॉईल करो थोड़ी देर तक, तो चाय बन जाती है। तो हर चीज को बनाने की एक प्रोसेस है, वैसे चाय को बनाने की प्रोसेस है। तो प्रोसेस रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जो आपको स्टेप्स करने हैं, उसको करने की जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। प्रोसेस, मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। जैसे हमने बोला प्रोसेस है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। अब पूछे मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी हमें बहुत सारे फंक्शंस को कैसे करना पड़ता है? सीरीज में करना पड़ता है। बहुत सारे फंक्शंस को मैनेजमेंट के अंदर हमें कैसे करना पड़ता है? सीरीज में करना पड़ता है, सीक्वेंस में करना पड़ता है। और इसी सीरीज में और सीक्वेंस में जो हम फंक्शंस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। सीरीज ऑफ फंक्शंस दैट मैनेजमेंट परफॉर्म आर। कौन कौन से फंक्शंस मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। इन सबको हमें सीक्वेंस में ही करना पड़ता है। सबसे पहले प्लानिंग ही करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग ही करना पड़ेगा, स्टाफिंग ही करना पड़ेगा, फिर डायरेक्टिंग ही करना पड़ेगा, फिर कंट्रोलिंग ही करना पड़ेगा। तो ये सारे फंक्शंस हमें मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर करने पड़ते हैं और सीक्वेंस में करने पड़ते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? प्रोसेस बोला गया है। अब ये फंक्शंस क्या है? ये देखो प्रोसेस बन गई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। अब मैं इसको समझा, प्लानिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्हीं पांचों फंक्शंस का मतलब क्या है वो समझा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज एडवांस में सोचना।
दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो। सोचो आपका गोल क्या है, मतलब आपका टारगेट क्या है, आप टारगेट को कैसे अचीव करोगे, कब अचीव करोगे, और किसको लगाओगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। बात समझ में आ रही है? टारगेट क्या है, टारगेट को अचीव कैसे करना है, कितने टाइम में टारगेट को अचीव करना है, और किन लोगों को लगाना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ये सब चीजें जब आप पहले से ही डिसाइड करके रखते हो, पहले से ही सोच के रखते हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग को अगर शॉर्ट में बोला जाए तो थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाई whom इट शुड बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करवाना है वो काम, ये सारी चीजें एडवांस में सोची जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है। प्लानिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है। आज हम कहां पर खड़े हैं, आज हम कहां पे खड़े हैं, और फ्यूचर में कहां पर पहुंचना चाहते हैं। आज हम कहां पे खड़े हैं और फ्यूचर में कहां तक पहुंचना चाहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को डिफ हाँ, अरे समझो, तुम भावना समझो। आज अभी हम एक लोकल इंसान है, कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है अपनी, अपन को 200 रुपए में कोई खरीद ले, और वहां पे हमें अपनी ब्रांड वैल्यू को विराट कोहली से बड़ी ब्रांड वैल्यू तक पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, समझ में आ रही है? अपने आप को कहां से कहां तक लेकर जाना है, या अपनी कंपनी को कहां से कहां तक लेकर जाना है, उस पूरी प्रोसेस को, या उस पूरे ब्रिज को बिल्ड करने का काम जो करता है वो प्लानिंग करता है। हमें सोचना पड़ेगा जहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप प्लानिंग कर लेते हो, फिर दूसरे नंबर पे आपका काम रहता है क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज क्या करना है, देखो आपको तीन तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तीन तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एक होते हैं आपके फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज समझते हो, ये सारे एसेट्स वगैरह जो, हाँ, मशीनरीज, एसेट्स, जो भी आपको चाहिए, बिल्डिंग, ये सब आपकी फिजिकल चीजें होती है। दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, फाइनेंस। दूसरा रिसोर्सेज आपको चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए आपको, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज। तीसरे नंबर क्या चाहिए हमें, ह्यूमन रिसोर्सेज। इन सबको क्या करना पड़ता है आपको, अरेंज करना पड़ता है। तो सब चीजें सिस्टमेटिकल तरीके से अरेंज करना, सब चीजें सिस्टमेटिकल तरीके से अरेंज करना, और उनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने के बाद उनको यूज करना, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग करना। उनके बीच में रिलेशंस बिल्ड करने पड़ते हैं, वो एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, कौन व्यक्ति कहाँ पे काम करेगा, किस लेवल पे काम करेगा, वो सब चीजें यहाँ पे डिसाइड की जाती है। कौन टॉप लेवल पे रहेगा, उसके अंडर में कौन काम करेगा, उसके अंडर में कौन काम करेगा, किस सामान को किस डिपार्टमेंट को देना है, ये मशीनरी किस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, वो सामान किस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। ये सब चीजें पहले से ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, अरेंज करनी पड़ती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद तीसरे नंबर पे काम क्या आता है हमारा, स्टाफिंग का मतलब क्या है, हमें बेस्ट इंप्लॉय को सिलेक्ट करना है। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब हमें ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाना है जो मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं, मोस्ट सुटेबल, जो अपने काम के लिए मोस्ट सूटेबल। जो अपने काम के लिए बेस्ट हो। मुझे काम करवाना है मजदूरी का, तो मैं सीए को थोड़ी हायर करके लाऊंगा, उसका थोड़ी बोलूंगा जा तुम तसला लेके ढाओ, मिट्टी ढो, गेती लेकर आओ, अरुआ लगाओ, ऐसा थोड़ी बोलेंगे उससे। तो और कोई व्यक्ति है जो मजदूर है, उसको कंप्यूटर पे थोड़ी बिठा देंगे, ऐसा तुम जनरल एंट्री पास कर देना जरा चार, बोलेगा ये क्या होती। तो हमें यहाँ पे सही इंसान को ढूंढ के लाना है जो हमारे काम के लिए मोस्ट सुटेबल है। हमें अगर मेहनत का काम करवाना है तो मजदूर को ढूंढ के लाना है, और कंप्यूटर पे काम करवाना है तो किसी टेक्निकल इंसान को ढूंढ के लाना है। तो जो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल इंसान होगा उसे हमें ढूंढना है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या करना, स्टाफिंग करना। फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को ढूंढो, और फिर सही काम के लिए ढूंढो, और देखो उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उस काम को करने के लायक वो है या नहीं है, और फिर उससे काम भी वही करवा लेना। फिर पता लगे ढूंढने, काम अकाउंट्स का करवाना था, हायर सीए कर लिया है, लेकिन उससे अब अकाउंट्स ना मेंटेन करते हुए गेट कीपिंग करवा रहे हैं, या तुम गेट पे खड़े हो जाओ, देखो कोई हाथ नहीं रहे, ऐसा काम मत करवाना। जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए हायर किया गया है उससे वही काम करवाना है, और सही टाइम पे करवाना है, जब हमें उसकी जरूरत है। क्लियर हो गया, ये कहलाता है स्टाफिंग। जरूरत तो सर मैं तो
हाँ हाँ जी, पड़ती रहती है तो कर डेली लगे रहते हैं, इसलिए तो सैलरी बेस पे रखते हैं, नहीं तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ना रखे 2 महीने के लिए आ जाओ बाद में चले जाना, ऐसे सैलरी कुछ बेस पे लोग होता करते हैं जैसा शाम खाना है। आएंगे हाँ तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है। अच्छा, स्टाफिंग के अंदर 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले करना पड़ता है रिक्रूटमेंट, फिर करते हैं सिलेक्शन, फिर करते हैं ट्रेनिंग। पहले इंसानों को ढूंढ कर लाते हैं, फिर उनको बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करते हैं, और फिर उन लोगों को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन लोगों को दी जाती है ट्रेनिंग। फिर स्टाफिंग के बाद आता है क्या करना, डायरेक्टिंग। बताओ वीरों, वीर जवानों, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, आज तुम्हें इसके साथ लोहा लेना है, मतलब आज तुम्हें काम क्या करना है। एम्प्लॉय को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, भाई साहब उसे काम समझाना ही पड़ता है, उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है, बताना ही पड़ता है तुम्हें आज काम क्या करना है। मैं आपको कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अमिताभ बच्चन को जानते हो? अब कोई ऐसा मत बोला नहीं भैया हम नहीं जानते, अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं, इंडिया के फॉरेन में भी जानते हैं। क्या आप मानते हो वो अच्छा एक्टर है? हाँ अभिषेक बच्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ क्या आप मानते हो वो अच्छा एक्टर है? हाँ, उसको एक्टिंग सिखाने की जरूरत है? नहीं नहीं है। लेकिन हर मूवी में डायरेक्टर उसको बताता है कि नहीं बताता है कि तुम्हें क्या सीन परफॉर्म करना है, क्या एक्शन लेना है, डायरेक्टर बताता है कि नहीं बताता है? वही होता है। हर एम्प्लॉय कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसको डायरेक्शन देने वाला कोई ना कोई चाहिए पड़ता है। वो डायरेक्शन जो दी जाती है वो दी जाती है 4th स्टेप ऑफ मैनेजमेंट में। हर एम्प्लॉय को बताया जाता है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे गाइड किया जाता है, उसे इंस्पायर किया जाता है, उसे मोटिवेट किया जाता है, ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से काम कर सके, अपनी फुल एनर्जी के साथ काम कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। इंस्ट्रक्टिंग द गाइज, इंस्पायरिंग द, गाइडिंग द एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन परफॉर्म टू देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटी, ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कर सके। इसके लिए हम डायरेक्टिंग करते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर हमें 4 काम करने पड़ते हैं। पहला काम होता है सुपरविजन, 4 काम करने पड़ते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 काम हमें करने पड़ते हैं किसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर। ये चारों एलिमेंट है, पूरा चैप्टर में यही 4 चीजें पढ़नी है और चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टाफिंग के अंदर भी वही 3 चीजें पढ़नी है, चैप्टर खत्म हो जाता है। और लास्ट काम आता है मैनेजमेंट में, प्रोसेस में, कंट्रोलिंग। देखो हमने कुछ ना कुछ प्लानिंग में क्या किया था, टारगेट सेट किया था, कोई ना कोई टारगेट हमने मैनेजमेंट में सेट किया होगा। मान लीजिए हमने टारगेट सेट किया था कि हमें इस साल जो प्रॉफिट कमाना है वो कमाना है 1 करोड़ रुपए का, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है टारगेट। प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको अपना वेस्टेज कम करना है, आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, आपको अपनी मार्केट बढ़ाना है, कुछ भी टारगेट हो सकता है, एक्स वाई जेड। आप कोई भी टारगेट रख सकते हो कंपनी से जुड़ा हुआ। मान लीजिए मैंने टारगेट रखा था मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है इस बार, लेकिन जो प्रॉफिट कमा पाया है एक्चुअल में, ये था मेरा क्या प्लान, ये मेरा प्लान था। एक्चुअल देखा मैंने तो एक्चुअल में मैं कमा पाया सिर्फ 70 लाख रुपए। तो अब देखो बीच में अंदर कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 लाख का। इसी 30 लाख के डिफरेंस को जो मैंने फाइंड किया ना, ये क्या था कंट्रोल, कि मैंने, हमें क्या करना है, हमेशा प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, उसके बीच को कंपेयर करना है। दोनों को सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना। और कंपेयर करने के बाद क्या फाइंड करना है, कंपेयर करने के बाद आपको फाइंड करना है डेविएशन। डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। आपको क्या फाइंड करना है, डेविएशन फाइंड करना है। और डेविएशन फाइंड बस नहीं करना है, अरे देखिए 30 लाख का डिफरेंस है, कोई नहीं बैठ जाओ क्या नहीं। अब इसको मेजर करने के बाद इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। करेक्टिव मेजर समझते हो, कुछ ना कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, ताकि आगे से ऐसा ना हो, आगे से आपका प्लान्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से मैच हो जाए। हाँ, डेविएशन नहीं निकलना चाहिए, हमारा प्लान्ड आउटपुट हमेशा ही एक्चुअल आउटपुट से मैच होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल, कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड आउटपुट विद द एक्चुअल आउटपुट एंड फाइंडिंग द डेविएशन between the actual output and the planned output and taking corrective measures to reduce the gap, उस गैप को खत्म करने, ये आपका कंट्रोलिंग होता है। बस समझ में आया। अगर अपना ये इससे प्लान्ड आउटपुट से ज्यादा ही निकला अपना, तो उसको क्या बोलेंगे आगे? अगर कोई चीज नेगेटिव सेंस में ज्यादा निकली तो गलत है ना। आपने सोचा था हमें अपने खर्चे जो करने हैं वो करने हैं इस साल 1 लाख रुपए का, और खर्चा आपका हो गया 1.5 लाख का। प्लान सेंस में
ऐसे तो सही ज्यादा हो गया, लेकिन ये तो नेगेटिव चीज है ना। तो आपको देखना चाहिए पॉजिटिव सेंस में अगर चीज ज्यादा हो रही है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस में चीज अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है, नेगेटिव सेंस में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव सेंस में कम होनी चाहिए। तो अगर टारगेट ज्यादा अचीव हो रहा है, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट सेट किया था, 1.25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर वहां पे वो कम नहीं रहना चाहिए। हमने लेकिन हमेशा कोशिश करते हैं कि गैप कम से कम रहे, जो टारगेट है उतना हमारा अचीव हो जाए। अच्छा, डेफिनेशन पे फिर से आते हैं, कहाँ पे देखा हमने, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस। और प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। प्रोसेस का मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, मैनेजमेंट को भी प्रोसेस बोला गया क्योंकि मैनेजमेंट में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज करनी पड़ती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्यों करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स क्या होते हैं, आपके एंड रिजल्ट, तो लास्ट में आप अपने रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हो ना, वो आपके होते हैं गोल्स। अल्टीमेटली लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते हो, टारगेट जो आपका है बिजनेस के अंदर चाहे लाइफ के अंदर, वो आपका क्या होता है, गोल होता है। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हो, लास्ट में पूरी प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट चाहते हो, वो आपका क्या होता है, गोल होता है। जब भी कोई टीम क्रिकेट मैच खेलती है तो लास्ट में रिजल्ट क्या चाहती है, विन, जीतना, तो वही तो क्या है उसका गोल है। आप भी क्या चाहोगे, पूरी 12th क्लास में पढ़ाई करने के बाद क्या रिजल्ट चाहते हो, 95%, 95 से प्लस, 90 से प्लस, क्यों, वो क्या है आपका गोल है। जो भी आप एंड रिजल्ट चाहते हो वही आपका क्या होता है, गोल होता है। और एंड रिजल्ट हमें कैसे अचीव करना है, विद इफेक्टिवली और एफिशिएंट। अब इन दो वर्ड्स को समझते हैं ध्यान से, कॉस्ट टाइम। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, पहला आता है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन टाइम लिमिट, एक टाइम के अंदर अपने अपने गोल को अचीव कर लेना, वो क्या है आपका इफेक्टिवली। इफेक्टिवली, इफेक्टिवनेस मतलब किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम से। यहाँ पे टी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम से। आपको कम से कम टाइम, या फिर जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अपने गोल को अचीव करना है। दूसरी तरफ आता है विद डूइंग राइट टास्क, टाइम आ गया। दूसरी तरफ आता है एफिशिएंटली, इसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं। एफिशिएंटली में, एफिशिएंटली या एफिशिएंसी में क्या वर्ड आ रहा है, सी। सी का मतलब कॉस्ट, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके, कम से कम बजट को यूज करके अपने टारगेट्स को अचीव करना, ये क्या आ गया, एफिशिएंटली, मतलब अपने बजट में गोल को अचीव करना, अपने बजट के अंदर अपने गोल को अचीव करना, ये हो जाता है कि आपका एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली, इफेक्टिवनेस रेफर्स टू द टाइम, अपने गोल को टाइम पर अचीव करना, और अपने बजट के अंदर, अपने कॉस्ट के अंदर कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करके अपने गोल को अचीव करना, एफिशिएंटली। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसका, दर्जी। दर्जी भाई साहब का, हम बताएं। हम बता रहे हैं। मान लीजिए ये भाई साहब कौन है, ये एक टेलर है, वो वाला प्रिंसिपल वाला टेलर नहीं, दर्जी वाला टेलर जो हमारे कपड़े सिलता है। इस दर्जी को हमने टारगेट दिया है, इन भाई साहब को टारगेट मिला है कि आपको आपको इस साल नहीं, एक दिन में, एक साल में नहीं, एक दिन में 20 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है, 20 शर्ट्स मैन्युफैक्चर मतलब बननी है, बनानी है, सिलनी है। और एक शर्ट को बनाने का खर्चा, कपड़ा वपड़ा सब कुछ मिलाकर 250 रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक शर्ट का खर्चा 250 रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक दिन के अंदर बनानी है। अब सोचो, अगर कोई काम फास्ट किया जाता है, अगर कोई काम फास्ट किया जाता है तो मिस्टेक्स ज्यादा होती है कि कम होती है, मिस्टेक ज्यादा होती है, मिस्टेक्स होने के चांसेस है। और कोई काम अगर स्लो किया जाता है तो मिस्टेक्स कम हो जाती है, मिस्टेक्स कम हो जाती है, लेकिन फिर टाइम ज्यादा लगता है। एक्यूरेसी बढ़ जाती है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। अगर काम स्लो हो तो टाइम ज्यादा लगता है लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अच्छा, मिस्टेक्स ज्यादा हुई तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी और टाइम कम लगेगा, खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन टाइम कम लगेगा। और कोई काम अगर स्लो करोगे, कोई भी काम स्लो करोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि नुकसान कम होगा, लेकिन टाइम टाइम ज्यादा लगेगा, दोनों इनवर्सली। अब हमें टेलर ने देखा, हमने वो टेलर बंदे ने क्या किया, बड़ी जल्दी जल्दी काम किया। भाई साहब के अंदर जोश भर गया, नहीं एक दिन में 20 शर्ट बनानी है, मैं तो बना के दिखाऊंगा, चैलेंज है, बना के दिखाएंगे। जल्दी जल्दी काम किया, जल्दी जल्दी कैच चलाई, कपड़ा गलत कट गया, कपड़ा वेस्ट। जल्दी जल्दी सिलाई की, गलत सिलाई डल गई, कपड़ा वेस्ट। रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, गलत तरीके से काम करो, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। काम अब उसने जैसे तैसे शाम को 2-3 पीस वेस्ट भी हो गए, उसने नया कपड़ा लगाया, उसकी जगह फिर से शर्ट चली, तो जल्दी जल्दी काम किया,
एक दिन के अंदर उसने 20 की जगह 21 शर्ट बना दी भाई साहब। बंदे ने अपना टैलेंट दिखा दिया। लेकिन जो खर्चा था, टोटल कितना आना चाहिए था? 5,000 का। 20 शर्ट का खर्चा टोटल 5,000 आना चाहिए, उसने खर्चा पहुंचा दिया 6,000, क्योंकि रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। तो ये बंदा यहां पर इफेक्टिव है, ये बंदा इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। वहीं पे अगर ये बंदे ने सोचा, अगले दिन फिर इसको यही टारगेट मिला, इसने बोला नहीं कल गलती हो गई, आज वो गलती नहीं करेंगे, आज हम ध्यान से काम करेंगे, गलती नहीं करेंगे, बड़े स्लो स्लो काम किया ध्यान से, कोई मिस्टेक नहीं भाई साहब, कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन शाम तक जो शर्ट मैन्युफैक्चर कर पाया वो बना पाया सिर्फ 17। खर्चा भले ही उसने 250 की शर्ट अब बना दी 220 रुपए में, शर्ट भले ही कम खर्चे में बना दी, कोई वेस्ट नहीं हुआ रिसोर्स, बिल्कुल परफेक्ट बनाई, लेकिन टाइम पे 20 शर्ट्स नहीं बना पाया। तो इस कंडीशन में वो एफिशिएंट तो है, इफेक्टिव नहीं है। और मैनेजमेंट में हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट में हमें दोनों चाहिए। एक अच्छा मैनेजर वही है जो दोनों चीजें एक साथ लेकर चले, जो टाइम भी उतना ही ले और बजट भी उतना ही यूज करे और तब जाकर अपने गोल अचीव करे, तब वो कहलाता है एक अच्छा मैनेजर। अब समझ में आ गई मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही साथ में लेकर चल रहा है। तो अब आप बोल सकते हो मैनेजमेंट, कहां पे कह रहे डेफिनेशन, पीछे आ जाओ, Yeah, management is defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals with effectively and efficiently। और यहाँ पे एक चीज और भी बोलेगी, ट्रेडिशनल डेफिनेशन देख लो, मैनेजमेंट एक कला है अपने गोल्स को दूसरों से अचीव कराने की। और नए डेफिनेशन में, मॉडर्न डेफिनेशन में सिर्फ यही वर्ड यूज कर दिया गया, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब वही अपने टारगेट्स को दूसरों से अचीव करवाना है, कम से कम टाइम एंड कम से कम कॉस्ट। क्लियर है?